आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कक्षा 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को अब कोरबा शहर में ही रहकर अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। विद्युत गृह हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का संचालन किया जाएगा। इससे जिले के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिले में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। कलेक्टर संजीव झा ने नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे की मौजूदगी में विद्युत गृह हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर झा ने कहा कि कोरबा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज के लिए जगह चिन्हांकन किया जा रहा था, जिसके लिए सर्वे भी किया गया था। महाविद्यालय के अनुरूप व्यवस्थाएं और सुविधाएं तथा आवश्यक संसाधन विद्युत गृह स्कूल में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कॉलेज संचालन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति और CSEB के अधिकारियों से चर्चा उपरांत विद्युत गृह स्कूल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में भर्ती विद्यार्थियों के कक्षाओं का संचालन शासकीय PG कॉलेज में किया जा रहा है। आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज के लिए नए भवन मिल जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का बेहतर लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। कोरबा जिले में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज का खोला जाना है और उसी कॉलेज के लिए अभी हम लोग जगह चिन्हांकित कर रहे हैं। जो फंक्शनल कोई बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग में हम लोग उसको जल्द से जल्द प्रारंभ कर सकें। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ कुछ बिल्डिंग से उसका सर्वे करवाया था, जिसमें जो पावर हाउस हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ हम लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, वो एक आदर्श महाविद्यालय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और चूँकि इस कॉलेज में संसाधन ज़्यादा हैं और यहाँ जो वर्तमान में स्कूल चल रहा है इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और जो दर संख्या है बच्चों की कम है, तो हम लोगों ने भी जो कॉलेज प्रबंधन है और जो वर्तमान में यहाँ विद्यालय प्रबंधन है, साथ ही जो CSEB की जो मैनेजमेंट है उनके साथ विचार करके निर्णय लिया है कि अभी जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलना है जिले में, उसको इसी कैंपस में प्रारंभ करेंगे। ये बड़ा सा लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है, जो गेटेड कंपाउंड है इसका, उसमें हम लोग प्रारंभ करेंगे और कुछ रिनोवेशन का काम किया जाना है, उसको कर लेंगे और भविष्य में जो भी इसमें फैसिलिटी को ऐड करना होगा उसको करते जाएंगे। वर्तमान में जो टीचर यहाँ स्कूल में पदस्थ हैं, तो स्कूल यथावत चलते रहेगा। टीचर अपना टीचिंग का काम करते रहेंगे। जो वर्तमान में छात्र दर्ज हैं या भविष्य में जिनका एडमिशन होना है, उसमें कोई भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जो एडिशनल अनयूज्ड स्पेस है, जो अनयूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका यूज करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं अडानी ग्रुप के कारण शेयर बाजार में भूचाल आ गया था, जिसका प्रभाव आज तक जारी है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब शेयर बाजार में देश के 2 ब्रांड भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर धड़ाम से नीचे चले गए और आज तक गोते खा रहे हैं। देश के करोड़ों हितग्राहियों एवं शेयर धारकों के लिए यह चिंता का विषय है और अडानी मामले में केंद्र सरकार की चुप्पी समझ से परे है। उक्त कथन महापौर राजकिशोर प्रसाद के हैं। वे आज अडानी मामले के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। अडानी मामले के खिलाफ देश भर में कांग्रेस द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस संगठन द्वारा SBI मुख्य शाखा TP नगर और भारतीय जीवन बीमा निगम कोरबा क्रमांक 1 कोसाबाड़ी रामपुर ऑफिस के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के द्वारा SBI और LIC दोनों कार्यालयों के सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको विदित होगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार के इशारे पे जो LIC के द्वारा 36,475 करोड़, SBI के द्वारा 21,000 करोड़ और PNB के द्वारा 7,000 करोड़ का लोन ये गौतम अडानी को दिया गया है और इसकी वजह से आज देश में एक आर्थिक संकट स्थिति खड़ी हो गई है।
तो हम कांग्रेस के लोग इस देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हम अपने कांग्रेस नेताओं के आह्वान पर SBI और LIC के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके संबंध में हम महामहिम राष्ट्रपति जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। देश के हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि देश को नरेंद्र मोदी सरकार दो भागों में बांट रही है, एक अमीरों की सरकार, एक गरीबों की सरकार है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल गया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गौतम अडानी को LIC के माध्यम से, SBI के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ का लोन दिलाया गया, क्योंकि पूरा गरीबों का पैसा कोई अपने भविष्य के लिए जोड़ता है, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए जोड़ता है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ता है, कोई अपने भविष्य के लिए मकान बनाने के लिए LIC में पैसा जमा करता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। पर इस नरेंद्र मोदी सरकार ने इन लोगों के भविष्य को असुरक्षित कर दिया है। लोग भयभीत हैं कि हमारा लाखों करोड़ रुपया डूब न जाए। आप लोगों ने देखा होगा सेंसेक्स, इनका गौतम अडानी का शेयर 7.5 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। जो गौतम अडानी विश्व के दूसरे नंबर पर पैसे वाले बने थे, आज उनका 21वां नंबर आ गया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ गया? 7.5 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा कहाँ गया? मोदी सरकार इसका जवाब दे। आज इसका CBI चुप है, SEBI चुप है, ED चुप है। किस कारण चुप है? इतना बड़ा घोटाला देश में हो रहा है और ये सरकार आंख मूंदी हुई है, पर हमारे राहुल गांधी जी ने आंख खुली रखी है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसी इस बात को लेकर आज LIC और SBI के सामने धरना दे रहे हैं कि इन गरीबों का पैसा वापस किया जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के पंडित रविशंकर शुक्ल नगर के चिल्ड्रंस पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ की गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष पीतांबर वस्त्र धारण कर शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान कर्मा पार्टी द्वारा आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा था। शोभा यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर पूरे वार्ड में भ्रमण करते हुए वापस कथा स्थल पर समाप्त हुई। 5 फरवरी से प्रारंभ हुए इस आयोजन का समापन 11 फरवरी को होगा और अगले दिन यानी 12 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन भागवत कथा परिवार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ व्यासपीठ पर श्री धाम वृंदावन रसिक भागवताचार्य श्रीहित ललित वल्लभ नागार्ज कथा का वाचन करेंगे। पास से शुरू होगा, 11 के कथा का विश्राम होगा, 12 के भव्य भंडारा के साथ हवन करने के बाद भंडारा के साथ इसका समापन होगा। आज माघी पूर्णिमा का दिवस है। सर्वश्रेष्ठ दिवस कोरबा वासियों के लिए प्राप्त हुआ है। आज के दिन से कथा श्रवण पान करेंगे। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। हमारे यहाँ ग्रंथों को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, चाहे रामायण हो, भागवत हो, गीता हो। और यही कारण है हमारे यहाँ भागवत जी की, रामायण की, गीता की अगवानी होती है। और ग्रंथों की वास्तव में सेवा करना यदि देखना है तो गुरुद्वारे में जाकर के देखें किस प्रकार ग्रंथों की सेवा होती है। हमारे यहाँ की संस्कृति में ग्रंथों को ही भगवान का स्वरूप माना गया है। देखिए, तो आस्था और विश्वास का विषय है। अब विरोध करने वाले विरोध करते हैं, आस्था रखने वाले आस्था रखते हैं। तो धर्म अधर्म दोनों ओर से चलता ही रहता है वाद विवाद। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रामकृष्ण को भी इन परिस्थितियों का सामना झेलना पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। गिने चुने लोग विरोध करने वाले होते हैं। यदि सभी लोग विरोध करने वाले होते तो कहाँ से इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ता। मान लीजिए 2, 4, 5 लाख लोगों में यदि 2, 4, 5, 10, 50, 100 यदि विरोध कर रहे हैं तो कोई मायने नहीं रखता, उनका कोई प्रभाव नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए ममता साहू के साथ भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। साढ़े 4 वर्ष का समय बीतने पर भी लघु वनोपज समितियों से जुड़े फड़ मुंशियों ने
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। तेंदूपत्ता खरीदी के मामले में अतिरिक्त लाभ दिए जाने की घोषणा का पालन नहीं करने को लेकर फड़मुंशी बेहद नाराज हैं। उन्होंने मौजूदा सीजन में तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए काम नहीं करने की चेतावनी भी दी है। तानसेन चौराहे पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद रैली निकालकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान फड़मुंशियों ने छत्तीसगढ़ की सरकार को याद दिलाया कि किस तरह उसने वर्ष 2018 के चुनाव में कई प्रकार के दावे किए थे। 54 महीने लंबा समय गुजरने के बाद भी सरकार को हम लोगों की सुध नहीं है। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे फड़मुंशियों के लिए 1000 रुपया मानदेय देने का वादा किया गया था, जो आज पर्यंत तक 4 साल हो जाने के बावजूद भी अपने वादा पे अमल नहीं किया गया। इसलिए हम लोग आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कलेक्टर के पास। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर सभी फड़मुंशियों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग कटघोरा और कोरबा के संयुक्त इस बैठक में निर्णय लिए हैं कि यदि हमारा मांग 1 महीना के अंतर्गत में नहीं होता है तो प्रदेश के नेतृत्व में हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। हम लोगों का प्रमुख मांग ये है कि छत्तीसगढ़ के समस्त फड़मुंशियों को नियमित कर कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए और तेंदूपत्ता फड़मुंशियों को प्रतिवर्ष नियुक्ति बंद किया जाए और 2000 चुनाव की घोषणा पत्र में किया गया वादा को पूरा किया जाए। और हमारा प्रमुख मांग ये है कि सभी फड़मुंशियों का 4 लाख बीमा होना चाहिए। हम लोग का मांग है 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है, उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो तेंदूपत्ता फड़मुंशियों का मांग 10 दिन के भीतर में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आज 4 साल बीत चुका है, लेकिन हम लोगों का मांग पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। और आज हम कलेक्टर कार्यालय मुख्यमंत्री के नाम से विज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं और वन मंडल अधिकारी को भी इस विषय से अवगत कराएंगे, उनको भी विज्ञापन सौंपेंगे। हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम इस बार बृहद रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी तेंदूपत्ता फड़मुंशी भाई हैं उनके द्वारा आंदोलन करेंगे। अभी अपना फड़मुंशी का संघ द्वारा 4 बिंदु का एक ज्ञापन सौंपे हैं लोग, तो इन लोगों का जो 45 रुपया से 1000 रुपया करने का मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ से अभी हम प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ को हम इसको चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि ये केवल कोरबा का मामला नहीं है, क्योंकि अगर इसको कुछ पॉलिसी के लेवल पे इसको डिसाइड करना है, स्टेट लेवल का मामला है, इसलिए वहाँ से जो भी निर्णय होगा फिर हम उसको फॉलो करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। लाख कोशिशों के बाद भी SCCL की खदानों से कोयला चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जहां खदान से बाहर के चोरों पर कोयले की चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं अब खदान के भीतर काम करने वाली ठेका कंपनियों के कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाया जा रहा है। कृषि कल्याण परिषद के सदस्य और मानिकपुर खदान के भू विस्थापित अमन पटेल ने खदान में नियोजित कलिंगा ठेका कंपनी के कर्मचारियों पर कोयले की अफरा तफरी करने का आरोप लगाया है। कुछ भू विस्थापितों की रोजगार संबंधित समस्या का समाधान करने वे ठेका कंपनी के कार्यालय पहुंचे थे, जहां अवैध रूप से कोयले का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि मेस चलाने के नाम पर कोयला मंगवाया जाता है, फिर उसे खदान से बाहर किसी को बेच दिया जाता है। इस संबंध में
उन्होंने प्रबंधन और पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन उनके द्वारा इस दिशा में किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। खदान के भीतर ही काम करने वाली ठेका कंपनी के कर्मचारी जिस तरह से कोयला चोरी के कार्य में लगे हुए हैं, यह एक गंभीर मसला है। इस दिशा में पुलिस और प्रबंधन दोनों को ही ध्यान देने की जरूरत है ताकि काले हीरे की चोरी को रोका जा सके। अभी हमारे मानिकपुर संघ भूमि स्थापित संघ है, भूमि स्थापित संघ के मानिकपुर क्षेत्र के जो हमारे भूमि स्थापित भाई हैं, उन्होंने अभी रोजगार की मांग को लेकर के यहाँ कलिंगा कंपनी के पास में आए हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि अवैध रूप से बड़ी मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है, जबकि गांव का कोई व्यक्ति अपने घर में आग जलाने के लिए अगर थोड़ा सा भी अगर कोयला लेके जाता है तो उसके ऊपर में ACCL कड़ी कार्रवाई करती है। और एक तरफ से कलिंगा कंपनी को इतना सारा कोयला प्रदान कर रही है। और पूर्व में इस तरह से घटनाएं घटी है कि नारायणी कंपनी में कुछ यहाँ के जो कर्मचारी हैं पहले रहते थे और उनके द्वारा बड़ी मात्रा में कोयला मैस के नाम से मंगवाया जाता था माइंस के अंदर से, और उसको ये लोग बाहर में बेचने का काम करते थे। रात भर इनका पूरा कोयला चोरी का काम रहता था। आज से फिर वही काम चालू कर दिए हैं। आज कलिंगा कंपनी में लोग भर्ती हो गए हैं और कलिंगा कंपनी में अवैध रूप से बहुत सारा कोयला ये लोग रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से लोग रात के समय में बेचने का काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा अभी मानिकपुर चौकी में एक सूचना आवेदन अभी दिया हुआ है और मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे दिया है और ACCL के जो महाप्रबंधक हैं प्रधान जी, उनको भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया गया है। लेकिन किसी के द्वारा अभी तक प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यह कोयला अवैध रूप से है, जबकि ACCL माइंस अलग से कोयला स्टॉक रखने का जगह है। कोयला निकलता है वहाँ से स्टॉक रखते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ACCL माइंस के साथ में प्रबंधन के साथ में से प्रबंधन के साथ में कलिंगा कंपनी दोनों मिल करके इस तरह का जो काम कर रहे हैं ये अवैध है। ये अवैध काम बंद होना चाहिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। सरकार द्वारा शुरू की गई छात्राओं के लिए आत्मरक्षा हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत पुरानी बस्ती स्थित प्राथमिक माध्यमिक शासकीय स्कूल में छात्राओं को कराटे के गुर सिखाए गए। शाला के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वह जरूरत पड़ने पर स्वयं की रक्षा कर सके। उन्होंने शासन की इस योजना को सराहनीय बताया। आत्मरक्षा हेतु बच्चों को यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षक अशोक यादव और शिव पटेल और अंशु साहू के द्वारा यहाँ आकर के बच्चे लोगों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देकर के उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2022-23 का है, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा के माध्यम से ये लोग विद्यालय में आकर के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और बच्चे बढ़िया उनसे सीख भी रहे हैं, अपनी आत्मरक्षा के गुर जान रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वेतन विसंगति सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ द्वारा सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। इस दृष्टि से आने वाले दिनों में हड़ताली शिक्षकों की संख्या बढ़ने से स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ सकती है। फेडरेशन ने विभाग को हड़ताल की सूचना पहले ही दे दी थी, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्कूलों में पढ़ाई पर असर पड़े। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेने का दावा किया जा रहा है, परंतु हड़ताल अनिश्चित होने से आगामी दिनों में होने वाले परीक्षा पर भी असर पड़ सकता है। हमारा एक ही मुद्दा है सर, एक सूत्री मांग। प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए हमारी वेतन विसंगति दूर करें, जो कि वर्ग 1 और 2 का कम है।
गैप जो होता है वो 3 औरतों का बहुत ज़्यादा है। ये सब इससे भली भांति परिचित है, सब उसी मांग पे हम अभी तक अड़े हुए हैं और उसी को मांग रहे हैं। वो प्रति माह 10 से 12 हज़ार रुपये नुकसान है जो निरंतर अभी खाई बढ़ती जा रही है। जैसे डीए बढ़ता है तो वो गहराई और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बेसिक में बहुत अंतर है, जिस कारण से ये खाई बढ़ती जा रही है। हमारी जैसे कि हमारे सर ने बताया कि हमारी एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति दूर होना, और ये तो भविष्य की बात है कि हमारा गर्त में क्या है, भविष्य गर्त में हमारी मांगे किस तरह पूरी होती, लेकिन हम ये पुरजोर कोशिश के साथ हैं कि पिछले 4 सालों से इसलिए हम यहाँ अड़े हुए हैं, हम अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार हमारी मांग को आश्वासनों से ही टालते रह रही है, उसको हम पूर्ण कराएं और इस बार हमारा मांग पूरी तरीके से पूर्ण हो और हम हमारे सारे शिक्षकगण इसके लिए एकजुट होकर पूरी सार्थक प्रयास के साथ लगे हुए हैं। अभी हम जैसे आप सबको पता होगा ये सहायक शिक्षक की लड़ाई है। सहायक शिक्षक फेडरेशन में अधिकतर आज की डेट में आज फरवरी का माह चल रहा है और हमारे लगभग सारे शिक्षक हमारी पढ़ाई पूरी करा चुके हैं। पढ़ाई पे हमारा इससे कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और हम उसके लिए खुद जागरूक हैं। हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नुकसान, लेकिन ये सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करे और बार बार हमको मजबूर कर रही है कि हम इस काम में आएँ और फिर से हम हड़ताल करें। सहायक शिक्षक जिसको पहले अपन वर्ग 3 में लेते थे, अभी वेतन विसंगतियों को लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब ये कांग्रेस सरकार कुर्सी पे नहीं थी, भाजपा सरकार थी, तो इन्होंने अपने मांग पत्र में रखा था कि इनके जो जायज़ मांग है वेतन विसंगतियाँ उसको दूर करेंगे। लेकिन 4 वर्ष पूरा हो गया, ये जो कांग्रेस सरकार है ये वादा अपना नहीं निभा रही है। हम कांग्रेस सरकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोदय से निवेदन करते हैं कि इनकी वेतन विसंगतियाँ दूर कर दें, क्योंकि इनकी जायज़ मांग है। एक सहायक शिक्षक और एक उच्च वर्ग शिक्षक में करीबन 12-15 हज़ार महीने का अंतर है, जो अंतर नहीं होना चाहिए और मानवता के दृष्टि में रखते हुए हमारे भूपेश सरकार को इनकी वेतन विसंगतियाँ दूर कर देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संरक्षक होने के नाते इनकी मांग जायज है, हम इनका पूर्ण समर्थन करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अपने पालतू डॉगी की मौत का सदमा एक युवती को ऐसा लगा कि उसने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां सिंचाई कॉलोनी रामपुर में रहने वाली युवती ऋचा सौंधिया ने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। ऋचा अपने पालतू डॉगी को बड़े लाड प्यार से रखती थी, लेकिन डॉगी की सेहत खराब होने के कारण पिछले कई दिन पहले उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि एक युवक के सहयोग से उसने डॉगी को खरीदा था, जिसकी मौत से युवक भी ऋचा को काफी परेशान किया करता था। इस पूरे मामले में पुलिस मर्ग कायम कर आगे की जांच कार्रवाई कर रही है। तो शाम को इनके से एक अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें जो है मृतका 20 वर्ष ऋचा सोंधिया के मृत्यु हो जाने, फांसी लगाकर मृत्यु हो जाने से संबंधित अस्पताली मेमो था, जिसकी सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर मर्ग पंचनामा कार्यवाही हेतु प्रधान आरक्षक राजेश्वर सिंह को रवाना किया गया था, जिनके द्वारा मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर मर्ग की जांच की जा रही है। फांसी है वो जांच का है, जांच पे ही पता चलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।